सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। और हुकूमत की तश्कील के बाद अब बहुत तेज़ी के साथ इंतजामी मामलात आगे बढ़ रहे हैं। आज 19 रुकनी काबीना ने भी हल्फ उठा लिया और ये 19 रुकनी अभी इब्तदाई तौर पर है। आगे इसमें मज़ीद और भी मेंबरान और वज़रा का इजाफा होना है और इसमें कई जहांदीदा सियासतदान भी हैं और कुछ टेक्नोक्रेट्स की भी खिदमात अब आगे ली जा रही हैं। और ख़ास तौर पर जो वजारत ख़जाना या वजारत दाखिला और चंद और ऐसे कलमदान होंगे जो कि टेक्नोक्रेट्स के हवाले किए जाएंगे। अब उसमें देखना होगा कि वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं, किस बुनियाद पर उन्हें काबीना का हिस्सा बनाया जा रहा है, क्या तमाम सियासी जमातों की इसमें मुशावरत शामिल है या नहीं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी जो कि मुल्क के 14वें सदर बन चुके हैं, उन्होंने इस काबीना से हल्फ लिया है। और अब सदर आसिफ अली जरदारी के दोबारा सदर बनने के बाद क्या कुछ तब्दीली आने जा रही है इस सियासी माहौल में, जो कि इस वक्त काफ़ी हद तक कहा जा सकता है कि घुटन का भी शिकार है। सियासी तलखी और कशीदगी बहुत हद तक बढ़ चुकी है। अब हुकूमत के अभी ये इब्तदाई अय्याम है, अभी काबीना ने भी पूरी तरह से चार्ज संभाला नहीं है, काम को शुरू नहीं किया है। और ऐसे में एक मजबूत अपोजिशन और ख़ास तौर पर पुराने साथी अब अपोजिशन में इस वक्त मौजूद हैं, मौलाना फजलुर रहमान की सूरत में, जो कि एक बयान देकर हुकूमत को क्या डरा चुके हैं, कितना इस वक्त हुकूमत उनके बयान को संजीदा लेगी, जिसमें वो कह रहे हैं कि अब इस हुकूमत को वो असम्बली से बाहर, पार्लियामेंट से बाहर भी मुश्किलात का शिकार कर सकते हैं और उनके लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। तो एक मजबूत अपोजिशन का मुकाबला अब ये हुकूमत किस तरह करेगी, जिसमें अमली तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल नहीं है। सपोर्ट की हद तक तो वो ज़रूर शामिल है कि आगे वो काबीना का हिस्सा बनेंगे या नहीं, किस तरह से मामला आगे चलेंगे, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मौजूद मेहमानों का आपसे तारुफ करवाते हैं। कादिर खान मंदुखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत यूसुफजई साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज़ एहसान अहमद साहब माहिर कानून है, सीनियर तज्जियाकार हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कुछ मजीद मेहमान भी प्रोग्राम में आगे चलकर हमें ज्वाइन करेंगे। तो शौकत यूसुफजई साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे मैं करता हूँ कि ये 19 रुकनी काबीना ने अभी इब्तदाई तौर पर हल्फ उठाया है, तो क्या लग रहा है आपको? जो अभी नाम सामने आए हैं सब अपने अपने तौर पर बड़े एक्सपर्ट हैं, माजी में भी ये खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं, आगे मामलात किस तरीके से आपको जाते लग रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। ये माजी में भी ये 1.5 साल एक्सपर्ट ही रहे थे, जिन्होंने मुल्क की मईशत को यहाँ तक पहुँचा दिया कि अभी ये ख़तरा हर वक्त सर पे मुंडलाने लगता है कि जी अभी आज डिफ़ॉल्ट हो रहा है, कल डिफ़ॉल्ट हो रहा है। बहरहाल ये फैसलों पे डिपेंड करेगा। बड़ी काबीना बनने, वैसे तो ये बड़ी काबीना ही बनेगी, इतनी छोटी काबीना हर एक को एकोमोडेट करेंगे। तो पीपल्स पार्टी की बारी भी आएगी, अभी तो पीपल्स पार्टी इससे बाहर है, लेकिन ये डिपेंड करेगा फैसलों के ऊपर कि जो IMF की शराइत हैं और महंगाई के हवाले से बहुत बड़ा चैलेंज है इस हुकूमत के लिए कि वो किस तरह इस जिन को काबू करेगी। चूँकि स्टार्ट ही रमज़ान से हुआ है तो रमज़ान में भी ये मुश्किलात बढ़ सकती हैं। फिर जैसे आपने कहा कि कुछ पार्टियां जो PTI है, मौलाना साहब की है, जमात इस्लामी है और पार्टियां हैं, वो इस वक्त मतलब ये कि अपोजिशन में बड़ा स्ट्रांग अपोजिशन है। तो क्या वो ये अपोजिशन को देखते अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करेंगे? अगर परफॉर्मेंस बेहतर करेंगे तो क्या फ़ैसले करेंगे? क्योंकि अगर ये सख्त तल्ख फैसले नहीं कर पाते तो फिर तो ये इश्यूज़ पाकिस्तान की जो माशी मुश्किलात हैं वो तो हल नहीं होंगी। अगर उसकी तरफ जाते हैं तो ये दूसरा पड़ला इनको भारी पड़ेगा, आवाम का। आवाम इनके खिलाफ उठेंगे तो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है। मैं समझता हूँ कि ये इनके लिए आवाम के पास जाना भी मुश्किल हो जाएगा कुछ अरसे बाद। तो देखें अभी होता है। सही। और शौकत साहब, आपकी गुफ्तगू से लग रहा है कि अब इस हुकूमत को, काबीना को, असेंबली को, सबको आप एक्सेप्ट कर चुके हैं और अब ज़ाहिर है कि अपोजिशन में अपने रोल को अब आप फाइनल कर चुके हैं। देखिए, हमने तो इस हुकूमत को तस्लीम नहीं किया, हमने तो शुरू दिन का हम मुस्तरद करते हैं। लेकिन देखें, अब जाहिर है हम जमहूरी प्रोसेस से होकर आए हैं, लेकिन जिस बदनसीबी के साथ जमहूरियत का खिलवाड़ हुआ और एक पार्टी का मैंडेट जो है वो लेके दूसरी पार्टी को दिया गया, तो हम यही कहते रहे कि जी अगर आपने यही करना था, यही हुकूमत बनानी थी, तो फिर इतने अरबों रुपए लगा के इलेक्शन कराए। लेकिन बहरहाल हम अपने जो मैंडेट चोरी हुआ है उसके खिलाफ कल भी हमने मुजाहरे किए। हम पार्लियामेंट के अंदर भी आवाज़ उठाएंगे और हम समझते हैं कि ये मैंडेट चोर हुकूमत बैठी है, लेकिन जब ज़बरदस्ती बैठी है तो हम तो जमहूरी लोग हैं, पुरअमन लोग हैं, हम कोई चूरी कांटा और बंदूकें तो नहीं उठा सकते हैं, लेकिन हम अपना जो है कानूनी जंग भी लड़ रहे हैं, असम्बलियों में भी आवाज़ उठा रहे हैं
और आवाम के पास भी जा रहे हैं। तो अब हमने ये देखना है कि ये हुकूमत आवाम का कितने हद तक सामना कर सकती है, चोरी करके, मैंडेट चोरी करके। क्या ये सस्टेन कर पाएगी? क्या ये आवाम के तवक्कुआत पे पूरा उतरेगी? तो तब पता चलेगा ना हम तस्लीम करें या ना करें। हमने तो शुरू दिन से इनको मुस्तरद किया है। चूंकि आप आगाज़ ही इनके काम का रमज़ान में हो रहा है, तो एक बड़ा चैलेंज तो पहले इनके लिए मौजूद है। अब कादिर मंदूखेल साहब, ये जो 19 रुकनी काबीना है, क्या इसकी तश्कील में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी मुशावरत शामिल है? कोई मशवरा वगैरह लिया गया कि फ़लाँ पोर्टफोलियो फ़लाँ मिनिस्टर को दिया जा रहा है, ये लोग कैबिनेट का हिस्सा हैं, या फिर ये पूरा नून लीग का अपना इस्तेहक़ाक़ है, वो अपनी मर्ज़ी से जिसको जो ओहदा दें, जो कलमदान दें, वो उनकी अपनी मर्ज़ी है? मेरे ज़ाती ख्याल ये कि नून लीग की अपनी मर्जी थी, क्योंकि जब हम हुकूमत में शामिल नहीं हो रहे हैं तो फिर उसके अंदर इसको लगाओ इसको नहीं लगाओ, तो ये भी तो हमारे पास फिर हक नहीं होना चाहिए, क्योंकि फुल फ्लेज इख्तियारात वो अपनी मर्जी के मुताबिक अपना काबीना बना ले और फैसले कर ले। बाकी जो शौकत यूसुफज़ई साहब फरमा रहे हैं कि हुकूमत आवाम के मयार पे उतरेगी कि नहीं, तो उसके लिए तो यकीनन एक हफ्ते में या एक दिन में तो नहीं होगा। उसके लिए तो टाइम फ्रेम है, जो कि पाकिस्तान के आइन में 5 साल है, तो उस 5 साल तक आप इंतजार करें। दूसरा, आपने सवाल की कि आप हुकूमत को तस्लीम करते हैं, तो उन्होंने फरमा है कि नहीं, हुकूमत को तस्लीम नहीं करते, लेकिन हुकूमत की मराद को तस्लीम करते हैं। शेडो काबीना भी बनाएंगे, अपोजिशन लीडर भी उन्होंने बना ली है, जो कि वज़ीर-ए-आज़म के बराबर उसके फैसिलिटीज होते हैं, और पब्लिक अकाउंट कमेटी का भी अनाउंस कर दिया है। बाकी कमेटियाँ भी लेंगे, लॉजेस भी अलॉट हो गए, TADA भी लेंगे, पुख्तनख्वा हुकूमत भी इंजॉय करेंगे और एहतजाज भी करेंगे। और फिर ये कहते हैं कि हम बंदूकें उठाने वाले तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल बंदूकें थोड़ी उठाते हैं, ये पेट्रोल बम उठाते हैं, ये पेट्रोल बम उठाते हैं, ये कलादम तंजीमों के लोग जो ना उनके जरिए करते हैं, ये छुरी कांटा थोड़ी उठाने वाले हैं। तो ये माजी आपके सामने गवाह है, 9 मई गवाह के आपके सामने है। और अल्लाह करके उन्होंने कल एहतजाज किए, और उस एहतजाज में भी आपने देखा कि वो पुलिस से मुल्जिमान को छुड़ाया है। यकीनन एहतजाज इनका हक है और जमहूरी कल्चर एहतजाज होना चाहिए। तो आगे चल के देखेंगे कि PTI के या सुन्नी इत्तेहाद के जो वर्कर है वो कितने पुरअमन रहते हैं, और क्या वो माजी के पेट्रोल बम के रिकॉर्ड तोड़ेंगे या। वैसे कादिर मंदूखेल साहब, जब ये इनकी हुकूमत थी 3.5 पौने 4 साल रही, उस दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी एक एहतजाजी रैली लेकर कई शहरों से होते इस्लामाबाद आए। उस वक्त मौलाना फजल रहमान ने भी लॉन्ग मार्च किया। तो आपको लगता है कि वो माहौल थोड़ा मुख्तलिफ था और आज की जो अपोजिशन है उसके लिए एहतजाज करना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है? माहौल का एक फ़र्क आपको लगता है, नहीं महसूस होता? देखिए, उस एहतजाज में, उस रैली में और उस 10 दिन 10 रात में पाकिस्तान की दुनिया की तारीख में जो एक लॉन्ग मार्च था उसमें मैं खुद शामिल था। और आप मुझे बता दो, कराची से हम रवाना हो गए और D चौक पे हमने एहतजाज ख़त्म किया 10 दिन बाद। तो आप मुझे बताओ कि रास्ते में कोई सिग्नल तोड़ा है, कोई ग्लास तोड़ा है, कोई गमला तोड़ा है, किसी का शीशा तोड़ा है या किसी को नुकसान पहुंचे, एक भी मुझे बता दो उस 10 दिन में जो पूरा पाकिस्तान के लोग रोडों पे थे और पुरअमन एहतजाज था। और यकीनन जिस शहर से गुजरते थे वहाँ रश होता था, मगर उसके बावजूद हमारी जो रैली पुरअमन गुजरी है। आप मुझे बता सकते हो कि हमने क्या नुकसान पहुंचा है? क्या अगर इसी तरह फिर यही एहतजाज करेगी तो हम वेलकम करेंगे, बिल्कुल इनका जमहूरी हक है, करना चाहिए। और यकीनन अपना रोटी हलाल भी तो करेंगे ना। वो एक मुहावरा है कि इतने सारे MP MNA जो है ना उनके नाम बने पर बन गए जो कभी जिंदगी में कौंसलर भी नहीं बने थे, तो उनको तो ये हक अदा करना चाहिए। थोड़ा शोर शराबा, थोड़ा हल्ला गुल्ला, थोड़ा सा, हाँ, लेकिन कानून के दायरे में यकीनन हुकूमत उसको अप्रिशिएट करेगी। ठीक है, आप ये देखते हैं कि ये एहतजाज, इस पर क्या राय है शौकत यूसुफज़ई साहब की? शौकत साहब, ज़रा मैं हाफिज़ हसन साहब का इनको भी गुफ्तगू का हिस्सा बना के ज़रा फिर आपकी तरफ आता हूँ। हाफिज़ साहब, ये इस वक्त जो हम एक माहौल देख रहे हैं, ये काबीना बन चुकी है, अब चैलेंजेस पाकिस्तान के बड़े भरपूर हैं, और इन चैलेंजेस से निपटने के लिए आप कितनी सलाहियत दरकार होगी, कितनी डेडिकेशन दरकार होगी, और वो तमाम लवाजमात, वो तमाम तकाज़े पूरी करती आपको ये नई काबीना नज़र आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबाब भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। अगर इस सारे एस्पेक्ट्स को ज़रा ब्रॉडली देखा जाए तो पिछले 10-12 साल से इस मुल्क के अंदर जिस तरह एक कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स रही है या एक एंग्री मूड की पॉलिटिक्स रही है इस मुल्क के अंदर, उसने पाकिस्तान के जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं या पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल कल्चर है या पाकिस्तान के अंदर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है या पाकिस्तान के वो जेन्युइन इश्यूज़ है, जिससे आज हम इस नतीजे पे पहुंच गए हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो गरीब आदमी है
उसकी हालत जो है वो बिजली के बिल देने से लेके गैस के बिल देने तक, बच्चों के स्कूल तक, एजुकेशन तक, हॉस्पिटल्स तक, वो एक उस एनवायरनमेंट के अंदर आ गया है कि जिससे वो समझता ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ या लीडर जिस तरह उन्हें करना चाहिए था वो नहीं है। लेकिन साइमल्टेनियसली एक सेंस ऑफ रियलाइजेशन इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर भी आया है कि अगर हम आवाम के लिए वोट लेके आते हैं या आवाम की तरफ हम जाते हैं तो हमें डिलीवर करना चाहिए। अब 18th अमेंडमेंट के बाद हमारे मुल्क के अंदर जिस तरह कुछ चीज़ें नीचे प्रोविंस के अंदर डिवॉल्व की गई, और जब डिवॉल्व की गई तो जो पावर शेयरिंग फार्मूला था फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंस के अंदर, फिर एक प्रोविंस के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत, फिर दूसरे के अंदर दूसरी, सेंटर के अंदर और था, तो वो जो ट्रिकल डाउन इफेक्टिव गवर्नेंस का चाहिए था वो नहीं हुआ। अब उसके अंदर मैं समझता हूँ कि दो चीज़ें बड़ी जो हैं वो इम्पॉर्टेंट आई हैं। एक उसके अंदर इम्पॉर्टेंट ये आई है कि जो ये इस वक्त कोalition गवर्नमेंट्स है, चाहे पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा नहीं है, लेकिन 2-3 चीज़ों पे इनका जनरली जो है वो एग्रीमेंट हो चुका है। एक इनका एग्रीमेंट ये है कि आप गवर्नमेंट के अंदर आपको फ्री हैंड है, आप अपनी मर्जी के मुताबिक लोग लेके आएँ और मर्जी के मुताबिक फैसले करें जो इस मुल्क की बेहतरी के लिए हों। दूसरा इसके अंदर ये है कि जब आपका एक स्टैट्यूटरी फोरम इसके अंदर बन गया है, जब पीडीएम की गवर्नमेंट जा रही थी तो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का जो 2002 का लॉ है उसके अंदर एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनी है कि जिसका मैंडेट पाकिस्तान के जितने भी सेक्टर्स जो मेन है, जिसके अंदर आपका माइंस एंड मिनरल्स भी है, जिसके अंदर आपका एग्रीकल्चर भी है, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी है, और जिसके अंदर आपकी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का भी एक है एजेंडा, उसके अंदर मेरा ख्याल ये है कि वो एक अच्छा एक्सपीरियंस जो है पिछले 7-8 माह से इस मुल्क के अंदर आया है कि जिसके अंदर फेडरल गवर्नमेंट, उसके मिनिस्टर, मिनिस्ट्रीज़ और उसके बाद आपके प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर्स, फिर उनकी मिनिस्ट्रीज़ एक ही चीज़ के अंदर बैठ के कुछ जो फैसले कर रहे हैं या स्ट्रक्चरल चीज़ों पे जा रहे हैं, अगर उनकी कंटिन्यूटी उसी इसके लिए तो एक बड़ी बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप चाहिए होती है। हमारा मुल्क जो है वो आगे बेहतरी रिलेशनशिप पंजाब से और सिंध के साथ तो बड़ी अच्छी होगी, बलूचिस्तान से तो बड़ी अच्छी होगी, लेकिन चूंकि केपी में अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हुकूमत बन चुकी है, वहाँ पर ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अक्सरियत मिली थी, तो अब ये वर्किंग रिलेशनशिप फिर केपी की हद तक तो नहीं चल सकेगी। नहीं, अरबाब चलना चाहिए उस चीज़ के अंदर कि आपको एज ए पॉलिटिकल पार्टी आपका एक और टोन टेनर होनी चाहिए, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट के अंदर है तो चीफ मिनिस्टर जो है उसको सेंटर के साथ मिल के चलना चाहिए, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपका एनएफसी से लेके आपका आईजी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट लगाती है, आपका चीफ सेक्रेटरी फेडरल गवर्नमेंट लगाती है, आपका बजट जो है वो ऊपर आता है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके अंदर फेडरल गवर्नमेंट की और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बड़ी क्लोज लाइजॉन या कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। और अगर सिर्फ आप हठधर्मी में बैठ के कोई चीज़ करेंगे तो अल्टीमेटली नुकसान जो है वो आपके सूबे के लोगों को आएगा। तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये पीटीआई जो है, ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल बिल्कुल अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल जारी रखे, रोड्स पे आए, स्ट्रीट्स पे आए, पार्लियामेंट्स के अंदर जो है वो बात करे, गवर्नमेंट के अंदर एक शैडो कैबिनेट के तौर पे आए, लेकिन जो बड़े बड़े फैसले इस मुल्क के अंदर हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड्स के हैं या रिफॉर्म साइड के हैं, और अगर उनका ट्रिकल डाउन इफेक्ट प्रोविंस के अंदर आता है, देख रहे हैं कि जिस तरह लॉ एनफोर्समेंट के अंदर आपने 3-4 चीज़ें देखी, एक आपके मुल्क के अंदर जो डॉलर की स्मगलिंग थी और वो दोनों जगह से जा रही थी, वो चमन से भी जा रही थी, पेशावर में से थी, उसको क्रैक डाउन करवाया एसआईएफसी ने और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने कोऑपरेट किया। ठीक है, मुल्क की मफाद के जो फैसले हैं उसमें फिर जाहिर है तमाम सूबों को फेडरल गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ेगा। हाफिज साहब, पॉइंट आपका आ गया, मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ। जरा शौकत यूसुफ ज़ई साहब, ये मंदू खेल साहब का जो पॉइंट था कि आप लोग हुकूमत को मुस्तरद कर रहे हैं, आप इलेक्शन को नहीं मान रहे, नताइज को नहीं मान रहे, लेकिन मुराद तो आप सारी ले रहे हैं, आप सारी कमिटीज़ में भी अपनी नुमाइंदगी को शो कर रहे हैं और उस सिस्टम का भी अब आप पार्ट बन चुके हैं। तो अब असल मौक़िफ़ आपका है क्या? इस सिस्टम को चलने देना है, साथ साथ चलना है, एहतजाज करना है, लेकिन वो पुरअमन तरीके से करना है? अच्छा, मुझे मंदुखैर साहब से ये तवक्को नहीं थी कि वो इस तरह की बात करेंगे, इसलिए कि हमें तो आवाम ने मैंडेट दिया है। अगर हम अपोजिशन में बैठ रहे हैं, मरात ले रहे हैं, तो आवाम ने वोट दिया है हमें। इन चोरों को किसने वोट दिया है जो अभी हुकूमत बना के बैठे हैं? ये तो हमसे हारे हैं, इनको तो आवाम ने मुस्तरद किया है, ये तो हम हमारे से सीटें चुरा के बैठे हुए हैं, तो इनका हक बनता है, हमारा नहीं बनता। हम तो अपोजिशन में बैठे, तो क्या अपोजिशन में बैठना जुर्म है क्या? आवाम ने हमें दिया है, हमें तो हुकूमत बनाने का मैंडेट मिला है। लेकिन अब आप क्या समझते हैं कि हम इस्तीफा दे के बाहर आ जाएं, फिर आ जाएं? तो एक तो ये बात, दूसरी बात ये कि देखें पंजाब में तो बिल्कुल फस्तायत वाला निज़ाम सामने आ गया है ना।
जो वज़ीर आला मरियम बीबी ने शुरू दिन में कहा था कि मैं सबको साथ लेकर चलूंगी, जमहूरियत ऐसा होगा वैसे होगा, वो कल आपने देख लिया जमहूरियत का तमाशा। हमारे दौर में आपने बिल्कुल वजह फरमाया, हमारे दौर में एहतजाज हुए थे, हमने किसी को नहीं रोका था। ये कह रहे हैं कि जी हमने पत्थर नहीं मारा, तो भाई हमने कौन सा पत्थर मारा है? आप पंजाब में बताएं, सारे पढ़े लिखे लोग हैं, कहाँ पे किस जगह पे पत्थर मारा है कि पुलिस आई और लोगों को वो किया? गाड़ियों से बच्चों को, कल जो वीडियो चल रही थी, गाड़ी में बच्चे बैठे हुए थे और उनको घसीट घसीट के ले जाया जा रहा था। उनका कसूर क्या था? वो सिर्फ ये कि पुरअमन एहतजाज करना चाहते थे। तो देखिए ये चीजें ठीक नहीं है मुल्क के अंदर। एक तरफ आप कहते हैं जी मुफाहिमत की सियासत पे हम यकीन रखते हैं, दूसरी तरफ आप पॉलिटिकल कल्चर को ख़त्म कर रहे हैं। तो जो पॉलिटिकल कल्चर के खिलाफ जो क्रैकडाउन शुरू है इस वक्त, वो नाकाबिल बर्दाश्त है। और वो ये पीपल्स पार्टी जो है उसमें नून लीग ठीक है कि उसमें हुकूमत में शामिल नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह असली जो है ना चोरी ये पीपल्स पार्टी कर रही है कि सब कुछ उनके गले डाल, यहाँ जो है ना सदारत भी ले ली है और साथ भी चेयरमैनशिप भी ले लेंगे और साथ और चीजें भी ले लेंगे, रात लेते रहेंगे और जो गंद होगा वो नून लीग के साथ। यूसुफ साहब, प्रोग्राम के शुरू में आप कह चुके हैं पीपल्स पार्टी अभी आगे चलकर काबीना में भी शामिल होगी, तो अब मंदू खेल साहब से पूछना जरा कि ये शामिल होने का इरादा है मंदू खेल साहब आगे चलकर? अभी आप जरा थोड़ा सा जी शौकत साहब जिक्र करना कंप्लीट कर लें। ये कहना चाहता हूँ कि देखें, ये मजाक बिल्कुल इस वक्त जो मुल्क के हालात है ना, आप यकीन करें ये इतने खौफनाक हैं कि आपकी सारी बैरूनी सरमायाकारी जो है वो तकरीबन नील होती जा रही है। आप देखें 1.7 बिलियन डॉलर पे हम आ गए हैं पूरे साल में, जो कि हमारे पड़ोस में कम से कम ये एक दिन या हफ्ते की सरमायाकारी होगी। दूसरा, आपके जो बड़े बड़े बायर को देखें, आपका शेल देखें, टेलीनार देखें, ये भाग गए हैं, चले गए यहाँ से। आपके जो अपने बैरूनी जो सरमायाकार है, अंदरूनी जो मुल्की सरमायाकार है, वो चले गए यूएई में और कतर में। और मतलब ये कि इस वक्त जो सूरत हाल रही है, आपने हालात ऐसे बनाए हैं, आप किसी को एहतजाज का हक नहीं दे रहे हैं, आप किसी का हक नहीं मान रहे हैं, तो लोग यहाँ क्या करें? लोग तो सरमायाकारी नहीं करेंगे तो आप कैसे मुल्क को चलाएंगे? आप डंडे के जोर पे चलाना चाहते हैं मुल्क को। डंडे के जोर पे तो कभी मुल्क चला नहीं है। अगर चलता तो फिर तो सारी उम्र यही माशाल्लाह ही होता। लेकिन असल में ये चीज है कि जो इस वक्त लोग हैं अवामी नहीं है, ये आवाम इनको वोट नहीं देती है, फिर ये आवाम से डंडों के जोर पे उनसे इंतकाम लेते हैं। मुल्क के हालात खराब हो जाएंगे, ये सारे भाग जाएंगे। ठीक है, चलो मंदू खेल साहब से पूछ लेते हैं। फिर जाहिर है इनकी पार्टी ने सपोर्ट किया है हुकूमत बनाने के लिए, तो मंदू खेल साहब, ये डंडे के जोर पर अब ये मुल्क चलवाना है अगले 5 साल। अगर कोई एहतजाज के लिए निकलता है तो उसको एहतजाज का क्यों नहीं है, उसको इजाज़त क्यों नहीं मिलती? इससे पहले भी हमने इलेक्शन से पहले जब कैंपेन हुई उसमें देखा कि एक लंबे अरसे तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसों की, कॉर्नर मीटिंग्स की, उसकी इजाज़त लेने में मुश्किल हो रही थी, कैंपेनिंग इनकी मुश्किल हो गई थी इलेक्शन के लिए। देखिए, बात ये है कि शौकत यूसुफजई साहब के साथ यकीनन दांधी हो गई होगी, ज्यादती हो गई होगी। इसी तरह मेरे हल्के में हुआ है, आपके साथ भी हुई है, आपके साथ भी हुई है, लेकिन और मेरे साथ नहीं हुई है तो आपके साथ हुई, चलो मान लेते हैं। ये मैं जो 25 से 30 हज़ार बंडल वोट लेके घूम रहा हूँ और इलेक्शन कमीशन में मीडिया के सामने चैलेंज करो, इसको भी मेरे सामने पड़े हुए सारे वोट, तो वो ज्यादा नहीं है। 25 से 30 हज़ार वोट रंगे तो हमने एमक्यूएम की गुंडों को गरीब से छीन लिया है। तो सारे मीडिया को दिखा रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन को मैंने दिखाया है, बकायदा केस किया हुआ है। FIR के लिए मेरा जो 22 की पिटीशन रिजर्व ऑर्डर पे आज भी था। पर ये उससे हट के आप मुझे बताओ कि आपका उमर अयूब साहब जब अपोजिशन लीडर आपने बनाया तो उसका नोटिफिकेशन किसने जारी किया? इसी इलेक्शन कमीशन ने। तो जब इसी इलेक्शन कमीशन ने जारी की है तो हमारे वालों को आप कहते ही जोर है और अपने वाले आपकी सही है। अगर ये इलेक्शन कमीशन ने जिसने बाकी सूबों में भी इलेक्शन कराया, वहां में भी उसी ने कराया, सही को वहां किसी फरिश्ते ने तो नहीं कराया इसी इलेक्शन के, वहां ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आप अच्छा मंदू खेल साहब, एमक्यूएम वालों पर आप लोग तहफ़्फ़ुज़ात भी उनके खिलाफ आपके पास सबूत और शवाहिद भी हैं, लेकिन फिर सदर आसिफ अली जरदारी के लिए उनसे आपने वोट भी ले लिए और उनकी डिमांड्स को भी क्या एक्सेप्ट कर लिया? अब उनकी क्या डिमांड्स हैं? मंदू खेल साहब, आपसे इसी नुक्ते पर हम गुफ्तगू दोबारा शुरू करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं।
एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। कादिर मंदूखेल साहब, शौकत यूसुफजई साहब, हाफिज हसन अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो मंदूखेल साहब, ब्रेक से पहले आपकी गुफ्तगू अधूरी रह गई थी, अपने नुक्ते को भी मुकम्मल कर लीजिएगा और फिर आप MQM पर जो एतराज़ात उठा रहे थे उनके खिलाफ आपके पास शवाहिद भी मौजूद हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद हैं, लेकिन फिर उन्हीं से आपने सदारत के लिए वोट भी मांग लिया। फिर ज़ाहिर उन्होंने कोई अपनी डिमांड रखी भी होगी जो मुस्तकबिल में आपको पूरी भी करनी होगी। तो क्या डिमांड, क्या किन मामलात पर यह बात तय हुई है? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो मुस्तफ़ा कमाल साहब के खिलाफ कर रहा हूँ, जिनकी 3,800 वोट थे और उसको 71,000 में बदल दिया। 25 से 30,000 वोट जो इस वक्त भी मेरे पास है, अगर वो शामिल होते तो लाख से ऊपर चले जाता। और मुस्तफ़ा कमाल साहब ना असम्बली में है, ना उसने मेरे सदर को वोट दिए, ना उस प्रोग्राम में शामिल था जहाँ पीपल्स पार्टी ने इनसे वोट मांगा। बाकी MQM को मैं सबकी बात तो नहीं कर रहा हूँ, जो मेरे हल्के का, जो मेरे मुकाबले में था, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। और उसने हमें कोई वोट नहीं दिया है, और जब वोट नहीं दी है तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि उसको कोई उम्मीद भी रखना चाहिए, खासतौर पे मुस्तफ़ा कमाल साहब को हमसे। और वो एक अलग बात लेके बैठा है, क्योंकि इस वजह से शायद उसने इतनी माजी में बातें की है, शायद इन बातों को सामने रख के शायद कुछ शर्माया होगा, जो असम्बली भी नहीं आया। बहरहाल असम्बली नहीं आया, उसने अपने कास्ट को मजीद नुकसान पहुंचाया, ये तो आने वाला वक्त साबित करेगा। बाकी जो आप वोट मांगने की बात की, वोट तो एक जमहूरी हक है, हक कोई किसी के साथ से मांग सकता है, मांग रहे हैं। और अगर MQM के इतनी खदशात है हमसे, और तो क्यों वोट दिए फिर हमें? और माजी में भी वो 75 मरतबा राजी हुए, 75 मरतबा नाराज हो गए, वो भी एक तारीख का हिस्सा है। तो बहरहाल खास तौर पे मुस्तफ़ा कमाल की बात करो ना, उसने तो मंदूखेल साहब, उन्हें तो इसलिए लेना कि उन्हें अपनी 18वीं, जो आपकी 18वीं तरमीम है, जिसका क्रेडिट आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेती है, तो उन्हें तो उसमें मजीद तरमीम करनी है, उन्हें तो अपनी डिमांड पूरी करनी है, और नून लीग के साथ उनके मामला तय भी हो चुके हैं। तो ये चैलेंजिंग सिचुएशन आपके लिए नहीं है? कोई तरमीम नहीं होगी। अच्छा। बात ये होता ना, ये जो ये मुआहदा की बात आप कर रहे हो, मुस्लिम लीग नून के साथ जो मुआहदा किया है, तो ये इनको भी पता है, मुस्लिम लीग नून को पता है कि वो पीपल्स पार्टी के बगैर वो कोई तरमीम कर नहीं सकती। और 18वीं तरमीम जहां आसिफ अली जरदारी साहब ने छोटो सूबों को एक हक दिए है, जिसमें मेरा और शौकत यूसुफजई साहब के आबाई इलाके, आबाई सूबे भी शामिल है, बलूचिस्तान और पुख्तनख्वा की मैं बात कर रहा हूँ, और सिंध का। तो मैं समझ रहा हूँ कि वो पीपल्स पार्टी ने एक जो तोहफा दिया है, अब किसी एक वोट पे जिसने वोट नहीं भी दिया हमें, उनकी ख्वाहिश पे ये सारे मुतालबात पूरे तो नहीं हो सकते। और फिर वो, अगर इनका मुतालबा ये है कि अगर वो पूरा हो जाए कि वफाक जो है ना वो जिलों को डायरेक्ट फंड दे, अगर जिलों को डायरेक्ट फंड दे दे तो फिर ये सूबाई हुकूमत की क्या हैसियत रह जाएगी, वो कहाँ खड़ी होगी? बहरहाल ये एक ख्वाब है जो कि मैं नहीं समझता हूँ कि उसका पूरा होगा। और यकीनन पीपल्स पार्टी ने बड़ी मेहनत से और तमाम पार्टियों की मशावरत से 18वीं तरमीम जो पास करा है, जो 1973 के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जो एक आइन दिया पाकिस्तान को, और उसको मुख्तलिफ डिक्टेटर्स ने, मार्शल लॉ ने बिगाड़ दिया, और वो 18वीं तरमीम के जरिए काफ़ी हद तक उसको बेहतर करने की कोशिश की गई। तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी उसके ऊपर कोई समझौता करेगी या किसी को इसके अंदर मुदाखलत करने की इजाज़त देगी। ठीक है, तो हाफिज साहब, ये अब अगर पीपल्स पार्टी का अपना एक स्टांस है, वो 18वीं तरमीम में मजीद कोई तरमीम नहीं चाहती, MQM ये चाहती है, आसिफ अली जरदारी साहब अब सदर बन चुके हैं, तो ये अब आपको आगे चलती हुई ये हुकूमत नज़र आ रही है, जो कि पीपल्स पार्टी अमली तौर पर इसमें मौजूद नहीं है। MQM की अपनी डिमांड अगर पूरी नहीं होती तो आगे वो भी मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं, वो भी हुकूमत से अलहदा हो सकते हैं, और MQM और पीपल्स पार्टी दोनों को साथ लेकर चलना इस वक्त नून लीग के लिए, शहबाज शरीफ साहब के लिए कितना मुश्किल होगा? हाफिज हसन साहब देखें, जो इस वक्त एक हुकूमत की कॉम्पोजिशन अरबाब बनी हुई है, उसके अंदर अगर कोई भी एक सेक्शन ऑफ पार्टी जो है वो निकल जाता है उस चीज़ के अंदर है, तो वो जो आपका मैजिक फिगर है 169 का, वो पूरा नहीं होगा। तो मेरा ये ख्याल ये है कि ये सारी ही पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है एक दूसरे की लाइफ लाइन है। पीपल्स पार्टी नून लीग की लाइफ लाइन है, नून लीग जो है वो पीपल्स पार्टी की लाइफ लाइन है, और MQM जो है वो दोनों के लिए लाइफ लाइन है, और स्पेशली जो है वो PMLN के लिए है। क्योंकि जो ये कॉम्बिनेशन बना है, ये इसलिए नहीं बना कि जी इसको जो है वो आप फ्रंट बट करके जो है वो चलाते रहेंगे और इसी झगड़े के अंदर रहेंगे कि एक पॉलिटिकल पार्टी आ रही है, दूसरी पॉलिटिकल जा रही है, ये अफोर्ड भी नहीं होगा उस चीज़ों के अंदर। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो दो बड़ी वाज़ेह हैं। एक तो ये है कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इन्हें जो एहतजाज है उससे रजिस्टर बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन जो हमने ऑप्टिक्स जो है अपनी TV के ज़रिए ख़राब किया है पूरे मुल्क के अंदर है। और आप ये देख लें कि जो गवर्नमेंट आती है वो पिछली जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर जो है वो जिस तरह कहते हैं ना जी कि उसको ब्लेम करती है और उसको डिसक्रेडिट करती है, और उस डिसक्रेडिट करने के अंदर जो उसे परफॉर्म करना चाहिए वो परफॉर्म नहीं कर रही होती।
और रिजल्ट्स ये निकलता है कि पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता वो सारी सिचुएशन से पीछे निकलता रहता है। और ये आपने देखा कि 2018 के अंदर भी आपने देखा कि एक गवर्नमेंट दूसरे को डिस्क्रेडिट कर रही है, अगली वाली पहले को डिस्क्रेडिट कर रही है, और अल्टीमेटली हुआ ये कि पाकिस्तान जो है वो एक गर्दाब के अंदर फंसा हुआ है। तो इंपॉर्टेंट इस चीज़ के अंदर है कि इन पॉलिटिकल पार्टीज को पॉजिटिव नोट के साथ जो है वो भी काम करना चाहिए कि अगर इस मुल्क के अंदर FDI इशू है, या इस मुल्क के अंदर वाटर रिजर्वाइज एक इशू है, या इस मुल्क के अंदर जो है लोगों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, तो वहां पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज का नैरेटिव ये होना चाहिए कि पाकिस्तान आप सबके लिए है और हम पाकिस्तान के अंदर आपकी फैसिलिटेशंस के लिए जो ज़रदारी साहब को मुफाहमत का बादशाह भी कहा जाता है, बड़ी मुफाहमाना वो सियासत करते हैं, सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। तो और जब इलेक्शन का भी रिजल्ट आया तो उन्होंने फौरन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ हाथ बढ़ाया था कि आए आपके साथ मिलकर हम हुकूमत बनाते हैं, लेकिन फिर ज़ाहिर है उनकी तरफ से मना हो गया। तो आपको क्या लग रहा है, क्या ये जो एक इस वक्त सियासी माहौल है, जो तलखी है, कशीदगी है, इसमें कुछ कमी हो सकती है? अपोजिशन जमातों को वो इंगेज कर सकते हैं, कोई किरदार अपना अदा कर सकते हैं? हाफिज साहब पहले आप कमेंट कर दीजिएगा इस पर, फिर शौकत साहब से भी ये सवाल। डेफिनेटली ठीक है, मैं इसमें ये कहूँगा कि अरबाब डेफिनेटली प्रेसिडेंट का ऑफिस जो है उसके अंदर रोल प्ले कर सकते हैं, और प्रेसिडेंट ऑफिस को रोल प्ले करना भी चाहिए इस चीज़ के अंदर। है देखें, दो बुनियादी इश्यूज हैं जिस वक्त चल रहे हैं। एक ये है कि इलेक्शन डिस्प्यूट्स है, और दूसरा ये है कि आपकी गवर्नेंस है। इलेक्शन डिस्प्यूट्स के लिए एक मिनिमम जो है वो किया जा सकता है कि जो हमारा गिवन इस वक्त इलेक्टोरल सिस्टम है उसके अंदर आपके इलेक्शन डिस्प्यूट्स के लिए हाई कोर्ट के सर्विंग जजेस जो हैं वो अपॉइंट हो गए हैं, और उन केसेस का फैसला 120 दिन के अंदर आए। ये मुमकिन नहीं है कि अरबाब हम इन चौराहों के ऊपर या सड़कों के ऊपर इन चीज़ों के फैसले करें। फैसले तो या अदालत ने करनी है, या ट्रिब्यूनल्स ने करना है, या हाई कोर्ट्स में मामला है, या सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएगा। लेकिन ये कहना कि मैं इसको मानता नहीं, या मैं उसकी तरफ जाऊंगा नहीं, और मैं इस मुल्क के गवर्नेंस सिस्टम के अंदर एक हडल क्रिएट करूंगा, तो मेरा ख्याल ये है कि वो पाकिस्तान की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वो सूट नहीं करता। दूसरा उस चीज़ के अंदर ये है कि प्रेसिडेंट का एक अपना बैकग्राउंड भी है। प्रेसिडेंट रिकंसिलिएशन पे जाते हैं, और प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर के साथ इनिशिएटिव लेना चाहिए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को इंगेज करना चाहिए उन चीज़ों के अंदर जो हमारे ब्रॉडर इश्यूज हैं। क्योंकि इलेक्शन डिस्प्यूट्स का रिजॉल्व करना फेडरल गवर्नमेंट का ना मैंडेट है, ना फेडरल गवर्नमेंट की जुरिसडिक्शन है। अदालत जाने, ट्रिब्यूनल जाने, सुप्रीम कोर्ट जाने। लेकिन एक चीज अरबाब, एक मिनट दीजिएगा। और दूसरा उस चीज के अंदर यह है कि जो मंदो खलील साहब ने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन, मैं ये समझता हूं कि अगर आर्टिकल 140A जो है वो ऑलरेडी हमने अमेंड कर दिया हुआ है डेवोल्यूशन ऑफ पावर के अंदर, तो सिर्फ उसके अंदर नीटी ग्रिटी की हद तक है। वो नीटी ग्रिटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी नहीं चाहिए, वो एक अरेंजमेंट्स चाहिए। और अरेंजमेंट्स क्या है कि अगर फेडरल गवर्नमेंट से पैसा प्रोविंस के अंदर जाता है तो उसकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो उस सूबे के दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाना चाहिए, और इसके अंदर कोई मजायका भी नहीं है। और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इसके खिलाफ जाएगी या उसको रिवर्स करने की कोशिश करेगी। तो इसके लिए जरा बड़ा दिल करना चाहिए, और अपने जो इश्यूज हैं वो लोकल गवर्नेंस के ऊपर या ब्रॉडर के ऊपर इकट्ठे चले। ये मुल्क तो हमारा सबका है ना, और इस मुल्क का जो कंसंट्रेशन है वो पाकिस्तान का आम आदमी है, और उस आम आदमी के लिए ये सारी पॉलिटिकल पार्टी अगर ये एंगेज किया जाता है इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को, तो शौकत यूसुफ ज़ई साहब, फिर इस बार आप लोगों का जवाब क्या होगा? पिछली बार तो आप लोगों ने बिल्कुल भी लचक का मुजाहरा नहीं किया था, और ज़ाहिर है वो हुकूमत बनाने का एक मौका भी था, वरना इस वक्त हुकूमत में लीडिंग पोजीशन पर आप होते। अब आप हुकूमत में नहीं है, अपोजिशन में। अब एज अपोजिशन पार्टी अगर सदर की जानिब से या प्राइम मिनिस्टर की जानिब से आप लोगों को डायलॉग की दावत दी जाती है, तो अब कुछ लचक का मुजाहरा आप लोग करेंगे? देखिए, हम पॉलिटिकल लोग हैं, लेकिन देखिए हमारे साथ ज्यादतियाँ हुई हैं और हो रही हैं। हमारे बहुत सारे वर्कर्स जिनमें ख़वातीन भी हैं, हमारा अपना लीडर अभी तक जेल में है, और जाली मुकदमे बनाए गए हैं। अभी भी आप देखें, कल जो कुछ हुआ, आला तरीन वकला के ऊपर जाली मुकदमे बनाए जा रहे हैं। तो ये हुकूमत तो चाहती ही नहीं है कि मुफाहमत हो। ये तो देखिए आपने, इन्होंने जो सबसे बड़ी इनकी कामयाबी थी वो ये थी कि अपने मुकदमात इन्होंने ख़त्म करा दिए। जो इन्होंने करप्शन की थी वो सारे करप्शन के केसेस ख़त्म करा दिए। इनको इससे इंटरेस्ट था, और अभी तो ये हुकूमत, ये भी तो भागने वाले थे, लेकिन इनको कहा गया कि जी आप भागेंगे नहीं, अभी हुकूमत करेंगे आप, आपके लिए तो इतना सब कुछ किया, अब कहाँ भागेंगे आप। तो देखिए, ये तो मंदो खलील साहब भी मान रहे हैं ना, अब उनके साथ ज्यादती हुई है, वो बता रहे हैं कि उनके साथ सब कुछ मौजूद है, लेकिन सुन नहीं रहा है कोई। इलेक्शन कमीशन नहीं सुन रहा है। इसी तरह हम भी यही कह रहे हैं ना कि इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं सुन रहा है? क्या इसके लिए कमीशन नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है। क्या 9 मई के वाकयात के लिए कमीशन नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है।
जो बेगुनाह लोग हैं उनको रिहा नहीं किया जा सकता। तो वफायमत तो ऐसे नहीं हो सकती कि आप हमें दीवार से लगाएं और फिर आप एक्सपेक्ट करें कि जी नहीं आप तो मुल्क के लिए, हम मुल्क के लिए जान देने के लिए तैयार है, मुल्क के लिए तो सब कुछ हो रहा है, ऐसी ज़ाहिर है कि आप तक मैसेज आएगा तो आप अपनी थोड़ी डिमांड्स उनके सामने रखेंगे, तो ये तमाम चीजें अगर आप रखेंगे, थोड़ा वो आपको देंगे, थोड़ा आप उनको कुछ ऑफर करेंगे, तो तभी मामला आगे चलेंगे। देखिए ये तो हुकूमत के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। हुकूमत जो है ना इस तरह एक एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, लेकिन जो इस वक्त मरियम को तो टास्क ही मिला है कि भाई आपने इनको क्रश करना है। तो आप देखिए कल पुरअमन लोग थे, क्या था अगर ये एहतजाज क्या पेशावर में नहीं हुआ है? पेशावर में सबसे बड़ा एहतजाज हुआ है, पूरे खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है। तो क्या हुआ, बस शाम को खत्म हो गया एहतजाज, 2-3 घंटे एहतजाज था। ये पंजाब में भी हो जाता, खत्म हो जाता शाम तक, क्या मसला था? जिस लोगों को मार कुटाई, उनको जेलों में डाला, जाली मुकदमे बनाए, ये आप स्टेट चलाएंगे आप? देखें इस वक्त जो है, अगर आप ये समझते हैं कि सरकार के पैसे की आटे की बोरी खरीद के नवाज शरीफ की तस्वीर लगा के हम कहीं पॉलिटिकल वो गेन करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आवाम को पता है ये सरकार का आटा है, ये सरकार का पैसा है। इस पे तुम नवाज शरीफ की तस्वीर लगा के, नवाज शरीफ कोई गरीब है? अगर उसको शौक है तो भाई कर देना, 1 अरब 2 अरब रुपए लगा दो। ठीक है, यूसुफ भाई साहब, अभी तो आप लोग सड़क भी, अगर आगे चलकर मौलाना साहब की जमात भी सड़कों पर आ जाती है और कोई तहरीक या कोई लॉन्ग मार्च या कोई एहतजाज इस तरह का होता है, तो फिर कादिर मंदू खेल साहब उनको कंट्रोल करना कितना मुश्किल हो जाएगा आप लोग के लिए, चूंकि वो तो माजी के आप लोग के साथी PDM के सरबरा रह चुके हैं और उनके दौर में एक तहरीक भी चल चुकी है जिसमें आप तमाम जमातें शामिल थी, फिर आप लोग सबसे पहले उससे अलहदा हो गए थे। अगर मौलाना साहब सड़कों पर आ जाते हैं तो कितनी मुश्किलात वो पैदा कर सकते हैं फिर इस हुकूमत के लिए? पहले सवाल तो ये है कि मौलाना साहब सड़कों पे कादिर मंदू खेल साहब, जो बेनिफिशियरी है वो तो PTI है। उनसे जो सीटें ली गई है या सीटें दी गई है वो तो PTI ले गई है। तो ये एहतजाज किसके खिलाफ करेंगे? और PTI के साथ मिलकर तहरीक चलाएंगे, तो समझ से बालातर है। और आपको मैं बताऊं कि मेरे आबाई इलाके ज़ोब में इनका सीट बाकायदा एक पख्तूनख्वा में का उस्मान काकड़ शहीद का बेटा जो है ना वो जीत चुका था, रिजल्ट अनाउंस हो गया, 2 दिन बाद मौलाना साहब के आदमी को दे दिया। तो ये क्या था? और जो सीटें उनकी नहीं भी थी वो भी बलूचिस्तान में उनको दी गई है। पुख्तनख्वा में वो हार गए या हराए गए, जो भी आप उसको कहेंगे, तो आप करो तहरीक इंसाफ के खिलाफ एहतजाज करो। आप किसके खिलाफ करो? ना तो आपकी सीटें नून लीग नहीं चीनी है, ना आपकी सीटें जो है पीपल्स पार्टी नहीं चीनी है। और तहरीक आप चला रहे सिंध में आपका क्या है? आपका जो उम्मीदवार था वो तो बिलावल साहब के मुकाबले में 1 लाख वोटों से आ रहा है। राशिद महमूद रसमरो साहब का वोट थे 35,000, बिलावल साहब के 1,35,000 से। जारी बात है उस इलाके का लड़का रहा जो गढ़ है पीपल्स पार्टी का। अब वो एहतजाज किस बात पे कर रहा है? जमात इस्लामी का कराची का अमीर कहता है मैं नहीं जीता हूँ, वो PTI जीती है। वो भाई फिर आप दांधली के क्यों नारे लगा रहे हो? जब आप कराची के सदर हो, आप खुद एक्सेप्ट करो कि मैं नहीं जीता हूँ, तो फिर आप दांधली का जिक्र क्यों कर रहे हो? लेकिन कादिर साहब बड़ा फैक्चुअल सवाल मौलाना साहब आपसे कर रहे हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग से कि 2018 में जब आप लोग यही मैंडेट था लेकिन आप लोग हुकूमत में नहीं थे, तो आप लोग कह रहे थे धांधली हुई है। आज भी कमोबेश वही मैंडेट है आप लोगों का और आप लोग हुकूमत में, तो आप लोग के लिए एक्सेप्टेबल है ये इलेक्शन, लेकिन PTI उसी मैंडेट के साथ कह रही है कि धांधली हुई है। जी आप किससे पूछ रहे हैं? जी नहीं मंदू खेल साहब से पूछ रहा हूँ, मंदू खेल साहब से पूछ रहा हूँ मैं कि मौलाना साहब ये बड़ा फैक्चुअल सवाल कर रहे हैं पीपल्स पार्टी नून लीग से और PTI से भी कर रहे हैं वो साथ साथ। जी मंदू खेल साहब, मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि 2018 में भी आप लोगों का मैंडेट यही था, उस वक्त आप लोग धांधली का शोर मचा रहे थे। आज हुकूमत में तो आज एक्सेप्टेबल है हुकूमत, और जो PTI है उसका मैंडेट भी कमोबेश यही था 18 में, उनके लिए काबिल कबूल था, अभी काबिल कबूल नहीं है। नहीं वो PTI तो मैं कहता हूँ शुक्र करना चाहिए, सीटें उसको मिल गई है, शौकत अजीज साहब की पार्टी है। और सवाल ये है मौलाना साहब की समझिए ये सब बता रहे, महमूद खान अचकजी साहब उनकी आंख में दस्तबरदार हो गए, वो बलूचिस्तान से जीता है, वो पुख्तनख्वा डेरा इस्माइल खान से हारे और उन्हीं महमूद खान अचकजी साहब को उसने वोट नहीं दिया और बम कर दिए। भाई आप हमारी शक्ल आपको पसंद नहीं है, जो गरीब आपके हक में दस्तबरदार हुआ है उनको तो वोट दे दो। लेकिन मेरे ख्याल में मौलाना साहब जो है अभी भी सेंटर लाइन पे, वो राइट लेफ्ट कहीं भी जम मार सकता है, चाहे वो हुकूमत के हो या अपोजिशन को हो। जहां वो देखेगा उनको अगर यहाँ हुकूमत पे ज्यादा चांस मिलेगा, गवर्नरी मिल गई
पुख्तनख्वा की बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत में इनको शामिल कर दिया है, वफाक में शामिल कर दिए, वजारतें मिल गई है तो जाएगा, नहीं तो अपोजिशन में जाएगा। ये तो आपको पता है, मुझे पता है। सवाल ये है कि जिस शख्सियत ने उनके हक में दस्तबरदार हुआ है उनको वोट नहीं दिए। महमूद खान अचकज़ई का क्या कसूर था? आपने उनको वोट नहीं दिया है। चलो आप पीटीआई को नहीं देते, पीटीआई ने भी उन्हीं को नुमाइंदा चुना, सब ने मिलकर उसको एक उम्मीदवार बनाया, आपने उसको वोट दिया है। तो मेरे ख्याल में मौलाना साहब की सियासत जो है ना वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और वक्त के साथ साथ देखेंगे क्या। और मंदुकुल साहब, जरदारी साहब का अभी कोई राब्ता है सिलसिले में? कोई ऑफर उनको की जा रही है, दावत दी जा रही है हुकूमत में शमूलियत की, और हुकूमत ने गुंजाइश रखी हुई है अभी मौलाना साहब की शमूलियत के लिए? जरदारी साहब तो खुद हुकूमत से बाहर है। चले मंदुकुल साहब को रिकनेक्ट हम करते हैं, इंटरनेट कनेक्शन की वजह से उन तक आवाज़ नहीं जा पा रही, उनकी आवाज़ भी नहीं आ रही। जी, तो हाफिज़ हसन साहब, ये अगर इस सूरत हाल में मौलाना फजलुर रहमान भी अगर एहतजाज के लिए निकल पड़ते हैं, कोई लॉन्ग मार्च हो जाता है, कोई इस तरह की तहरीक कॉल हो जाती है, तो फिर आप हुकूमत को कितना मजबूत देख रहे हैं? चूँकि इशारों में नहीं बल्कि मौलाना साहब तो बराह रास्त ये बात कर रहे हैं कि मैं भी सड़कों पर आ सकता हूँ, पार्लियामेंट के बाहर भी मैं आपके लिए मुश्किलात खड़ी कर सकता हूँ। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले सड़कों पर हम देख रहे हैं उनको एहतजाज करते हुए। देखें अरबाब, मौलाना साहब की जितनी भी स्टेटमेंट वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं और बिल्कुल पॉलिटिकली देना चाहिए। अगर आप रियलिस्टिकली फिगर्स को देखें तो क्या मौलाना साहब की सीट्स जो थीं, जो बलूचिस्तान असम्बली से 2018 से कम है या ज़्यादा है, तो मौलाना साहब की प्रोविंशियल असम्बली के अंदर सीट्स ज़्यादा हैं। और दूसरा ये है कि जो फेडरल लेवल के अंदर आया है वो उनको जो डेंट पड़ा है वो पड़ा है KPK के अंदर, कि वहाँ से अगर उनकी 4-5 सीट्स और निकल जाती तो मौलाना साहब फिर उसी तरह 12-13 के फिगर पे पहुँच चुके थे। और अगर आप रिजर्व सीट्स देख लें जो अभी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिली बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो अगर उनको सारा फिगर कर लें तो मौलाना साहब का जो पिछला इलेक्शन है 2018 का, उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन जो बुनियादी मैं समझता हूँ कि बात ये आई है कि वो जब एक शेयरिंग फार्मूला था, उस फार्मूले के अंदर मेरा ख्याल ये है कि मौलाना साहब जिस तरह चाह रहे थे कि उन्हें इंगेज किया जाए, उस तरह पीपल्स पार्टी या PMLN ने उन्हें इंगेज नहीं किया, और वही उनकी रिजर्वेशंस है। एक दूसरा उस चीज़ के अंदर ये है कि चूँकि मौलाना साहब PDM का प्रेसिडेंट भी रहे हैं और वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर 2018 के अंदर इलेक्शन जीते हम उस चीज़ के अंदर, तो हमें कम से कम जो मिनिमम लेवल जो 2021-22 के अंदर जो हमें गवर्नमेंट के अंदर मिला है वो मिलना चाहिए। लेकिन चूंकि बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया, KPK के अंदर देखा कि एक लैंडस्लाइड किस्म का आया, तो एक वो है। दूसरा उस चीज़ के अंदर है कि मेरा नहीं ख्याल कि PTI जो है वो किसी लॉन्ग मार्च के अंदर जाएगी या मैसिव स्केल के अंदर जाएगी, जब आपके पास KPK की गवर्नमेंट भी मौजूद है, आपके पास पार्लियामेंट्री फोरम्स भी मौजूद हैं, और आपके पास सबसे बड़ा ये है कि शाम को मीडिया मौजूद है कि जिसके अंदर आप पूरे मुल्क के अंदर इतना कुछ जब स्टेक पे तो फिर ज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक की आगे क्या स्ट्रेटजी होगी। मौलाना साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या मिलकर भी कुछ कर सकते हैं? नहीं हाफिज़ साहब ज़रा मौका दीजिएगा। शौकत यूसुफजई साहब से भी मैं आखिर में पूछ लूँ, तो शौकत साहब अब क्या करने जा रहे हैं आप लोग? क्या मौलाना साहब के साथ मिलकर कोई स्ट्रेटजी प्लान हो रही है? इनिशियली कुछ मुलाकातें हुई लेकिन उसके बाद फिर वो दूरियाँ हुई। मौलाना साहब को अगर धांधली की बात करते हैं तो वो तो ऑटोमेटिकली इल्ज़ाम ही फिर आपकी जमात पर लगता है, ज़ाहिर है। साथ हमारा जो है ना वो काफ़ी मुश्किल, मुझे तो काफ़ी मुश्किल दिखाई दे रहा है। लेकिन सिर्फ ये है कि सीज़ फायर हुआ है, और ये सीज़ फायर भी उनके लिए काफ़ी बेहतर साबित होगा। मतलब ये कि मुझे और इससे ज़्यादा ये नहीं लगता कि हम हमारे साथ इत्तेहाद करके या कोई इत्तेहादी बन जाएंगे या कुछ, मुझे नहीं लग रहा। बस आपस में एक दूसरे पर आप लोग तनकीद नहीं करेंगे जैसे पहले किया करते थे, पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ बात करते रहेंगे? देखिए वो हमें हमारे साथ हमारा वो करके ना इस्तेमाल करके नाम, वो ज़रूर गवर्नमेंट को डराएंगे, धमकाएंगे, और शायद अगर उनके लिए कोई अच्छी सी सीटें इन्होंने खाली रखी हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उनको जो ज़्यादा नाराज़गी है वो इस बात पे भी है कि PMLN को इक़्तिदार दिलाना, स्पेशली शहबाज शरीफ को इक़्तिदार दिलाने में उनका बड़ा हाथ था। वो ना होते तो फिर वो PDM भी ना बनती। तो उनको ये गिला ज़रूर होगा कि जब इतने आपने सब कुछ आपने करके अब वहाँ तक पहुँचे और मेरा पूछा तक नहीं, तो मैं कैसे मान जाऊँ कि वो दूर जाके रोए। वो तो एक शेर भी है ना। तो मतलब ये है कि उनको ज़रूर ये गिला होगा। लेकिन हमें, मेरा ख्याल भी ये है कि हमारा और
मौलाना का ठीक है, इत्तेहाद चलें मुझे देखते हैं कि तो मौलाना काफी साहब मुश्किल को लगता है। इंगेज किया जाता है जरदा मियाँ शहबाज शरीफ साहब की तरफ से या नहीं, या फिर मौलाना साहब हमें मुस्तकबिल में भी एहतजाज करते अपोजिशन के रोल में नजर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कादिर मंदुखेल साहब, शौकत यूसुफजई साहब, हाफिज़ हसन अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।